वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज भारत में संविधान सभा का निर्माण, इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग और पीवाईक्यूज देखेंगे ना। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देख रहे हैं और सिलेबस को पूरे कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो यूपी पीसीएस की पॉलिटी का और ज्योग्राफी का 2 सेशन हम लोग चला रहे हैं विथ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे संविधान सभा की जो निर्माण है उसकी डेट्स कौन कौन सी आपको याद रखना है। देखिए, मैं कहानियां आपको नहीं बताऊंगा ना, कहानी आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है ना। वो आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, जो 3-3, 4-4 घंटे की कहानी है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको फालतू की चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हमको वो पढ़ना है, ताकि कम पढ़ के हम आराम से सिलेक्शन ले सके। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी गई 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, यानी वामपंथी आंदोलन के नेता थे। इन्होंने बोला आज़ादी आज़ादी आज़ादी, स्वराज 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 तो करो, पर कैसे करोगे स्वराज, क्या प्रोसेस होगा, कैसे चलाओगे, उसके लिए संविधान बनाओ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। संविधान सभा की सबसे पहले डिमांड रखी 1934 में। फिर 1935 में कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ भाई, संविधान सभा तो होनी चाहिए। पहले इनके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा था ये। 1938 में फिर पंडित नेहरू जी ने, और जो है पंडित नेहरू जी ने, इन्होंने बोला कि संविधान जो है भारत का, उसके लिए संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। वयस्क मताधिकार से चुनी गई सभा हो, है ना, वो बनाएगी संविधान। यानी इन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ जिसमें लोग होंगे, उन लोगों को चुना जाएगा भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, वो लोग फिर संविधान को बनाएंगे, ये बोला गया। यानी नेहरू जी ने डिमांड करी 1938 में। ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। फिर इस डिमांड को 1940 में अगस्त ऑफर के तौर पे स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन लोगों को लड़ने के लिए सिपाही चाहिए थे, मतलब भारत के लोगों का साथ चाहिए था। उन्होंने कहा ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं, उसको बोला गया अगस्त ऑफर। ठीक है, तो 1940 अगस्त ऑफर याद रखिएगा, नेहरू जी की सारी मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसी स्वीकार करने के बाद 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया ड्राफ्ट के साथ कि ऐसा संविधान का मसौदा रहने वाला है, ऐसे ऐसे संविधान बनेगा, अब ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब बनेगी एक तरह से। तो स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम इसको लागू कर देंगे, पर मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और वो कहती है हमें 2 देशों में बंटवारा चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, है ना, तो 2 संविधान सभाएं चाहिए, ये तो ठुकरा देती है। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा कैबिनेट मिशन प्लान आता है? ये कैबिनेट मिशन प्लान 2 संविधान सभाओं की मांग को ये भी अस्वीकार करता है। जैसे क्रिप्स मिशन अस्वीकार करता है, कैबिनेट मिशन भी अस्वीकार कर देता है ना। लेकिन एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिससे मुस्लिम लीग ठीक है वो संतुष्ट हो जाती है। अब आपको ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे भाई। तो 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को जो है, ये डेट आपको याद रखना है, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित करता है। भारत पहुंचता 24 मार्च को, योजना प्रस्तुत करता है 16 मई 1946 को। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है, कोई इतना बड़ा भाई टास्क नहीं है। एम.एन. रॉय डिमांड करते हैं, तो अब आपको एक बार लिख लेना है कि 1934, ऐसे डेट बना लो भाई, 1934 एम.एन. रॉय डिमांड करते हैं। 1938 में पंडित नेहरू डिमांड करते हैं। 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है संविधान सभा के बनाने के लेके, जिसको मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार की जाती है, जिसमें एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और आपके एक मेंबर कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस। बस ये डेट्स आपको याद रखनी है। अब अगला, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। ये आपको याद रखना है डेट, कि जो हमारी संविधान सभा बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, किस प्लान के तहत बनती है? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनती है, नवंबर 1946 में। अब ये लोग क्या करते हैं, पूरे भारत को 389 सीट्स में डिवाइड करते हैं कि 389 सीट्स हमने बांट दी, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश भारत की होंगी, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगी, ब्रिटिश भारत से। भाई ब्रिटिश भारत को मतलब ये समझ लो जैसे अभी राज्य है ना, वैसे प्रोविंसेस होती थी। और 93 सीटें देसी रियासतों को, जो एक तरह से प्रिंसली स्टेट थे, है ना, रजवाड़े थे, उनको दे दिए। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो 11 प्रोविंसेस थी, 11 प्रोविंसेस, ठीक है, अब 11 प्रोविंसेस के लोग भारत की जनता के द्वारा चुने गए हैं। जैसे ऐसे समझ लो
अभी 11 राज्य हैं भारत में, जैसे मान लेते हैं 28 नहीं है 11 है। अब इन राज्यों को जितने भी लोग हैं उनको आप चुनते हो, है ना। अब ये चुने हुए लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं कि नहीं चुनते? आप राज्यसभा के लोगों को वोट कहाँ देते हो? ऐसे ही इन लोग ने सिस्टम करा, इनडायरेक्टली इलेक्शन था कि भाई भारत की जनता ने 11 प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके लोगों को चुना। अब ये लोग चुन लेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने वाले लोगों को। इसलिए ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ना। डायरेक्ट भारत की जनता ने नहीं चुना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को, और जो देसी रियासतें थे यहाँ के राजाओं ने नॉमिनेट कर दिया था, है ना, कि तुम लोग जाओ। तो यानी ये इलेक्टेड बॉडी भी थी और नॉमिनेटेड बॉडी भी थी, है ना भाई। चुने हुए भी लोग थे, हालांकि थे इनडायरेक्टली चुने हुए, और नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में 11 गवर्नर प्रांतों से थी, यानी ब्रिटिश प्रोविंस से थी, और 4 सीटें जो थी मुख्य आयुक्त के क्षेत्रों से, यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थी, ठीक है। एक सीट 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती थी, कितने? 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। और सीटों का विभाजन मुस्लिम, सिख, जनरल ऐसे करा गया था। और सदस्यों को कैसे चुना गया? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, यानी बताया ना, जो 11 प्रोविंसेस थी वो चुनेंगी। कैसे चुनेंगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। यानी मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और मेंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी जो रजवाड़े हैं, देसी रियासतें हैं, उनके राजा नॉमिनेट कर देंगे उसको, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना भाई, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ठीक है। अब संविधान सभा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, आपको ये नोट कर लेना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसको बाइकआउट कर देती है, तो बैठक में केवल 207 सदस्य ही भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने सदस्य पहली मीटिंग में भाग लेते हैं? 207। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भाई सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे फ्रांस में प्रथा चलती है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पे, है ना, स्पीकर के तौर पे। ऐसे ही सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा को फॉलो करते हुए विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए इस चैप्टर में फैक्ट्स इनरिच आपको रहना पड़ेगा, है ना, फैक्ट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनते हैं, ठीक है। फ्रांस की ये पद्धति थी जो हमने फॉलो करी। ऐसे ही एच.सी. मुखर्जी को टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और वी.टी. कृष्णमाचारी को हमने परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, यानी उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने, एक तो एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, और सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद जी। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया कि भाई भारत का संविधान कैसा होगा, एक मसौदा तैयार किया, जैसा आपको प्रियम्बल दिखता है ना वैसा ही, कि ऐसा होगा भारत का संविधान। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट आपको याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जिसको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अगले महीने, भाई 1 महीने पढ़ा, उसको देखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितना बता रहा हूँ ये डेट्स याद करना, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सब उसी से फंसेंगे, ठीक है। तो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस चैप्टर में आपको फैक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप एक जगह नोट कर लीजिए उसको। और ये शानदार नोट्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत कारगर है, टू द पॉइंट, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है सब कुछ आपको मिलेगा। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी ले सकते हैं। अब संविधान सभा को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, जिसमें 11 बैठकें होती हैं। अच्छा, 12वीं बैठक कब होती है? अंतिम बार होती है 24 जनवरी 1950 को। भाई 26 नवंबर 1949 तक संविधान हमारा बन जाता है पूरा 11 सत्र में, ठीक है। पर हम 12वां सत्र रखते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, अंतिम सत्र होता है वो। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भाई चुनाव हो जाते हैं भाई। तो ये आपको याद रखना है। संविधान के बनने में कितना रुपया तब खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। लगभग 60 देशों के संविधानों को हमने देखा था, और प्रारूप बनाने में 114 दिन, ड्राफ्ट बनाने में कितने दिन लगे थे? 114 दिन लगे थे, ठीक है, याद रहेगा। BN राव जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे भाई। बेनेगल नरसिंह राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कर लिया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट करा, इनैक्ट करा,
26 नवंबर 1950 को, और इन्फोर्स किया या कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से संविधान को हमने लागू करा। ठीक है, तो ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन, यानी भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को हमने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट करा। कब? 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपना लिया है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। भाई आप देख ही रहो, वंदे मातरम वगैरह, जनगण मन कितना न्यूज़ में बना हुआ है। ये डेट आपको याद रखना। और इसी दिन हमने अपने प्रेसिडेंट को भी चुना। तो ये 3 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 वाली, इसमें हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रेसिडेंट को चुना है। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को चुना है। और ऐसे ही 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी, पहली कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग हुई है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ है। और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखनी है, संविधान को एक्सेप्ट स्वीकारा गया है, लागू करा गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस चैप्टर में डेट्स का महत्व ज़्यादा है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, 64 लाख रुपया लगा था बनाने में। फिर संविधान सभा की महिला सदस्य भी पूछता है, तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, है ना। अब यूपीपीसीएस में ये थोड़ा डीप में जाता है, पूछ सकता है आप, तो जैसे सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे सुचेता कृपलानी जी के बारे में। और राजकुमारी अमृत कौर, है ना, सरोजनी नायडू, इन सब के तो नाम आपने सुना होंगे ना। तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू जी थी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षायनी बेल्यादून, बेगम अजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी और अम्मू स्वामीनाथन। एग्जामिनर की सटकी तो दुर्घटना घटकी, है ना, वो पूछ सकता है आपसे, ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक बार ओवरव्यू नाम का ले लीजिएगा। फिर संविधान सभा द्वारा हाथी जो है उसको हमने मोहर के रूप में, यानी एज अ सील, है ना, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया। संविधान सभा जो थी, है ना, उसका प्रतीक क्या था? हाथी था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमने नियुक्त किया। चीफ ड्राफ्टमैन जो थे SN मुखर्जी जो थे, वो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किए हमने। तो चीफ ड्राफ्टमैन या प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? SN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक या कैलीग्राफर थे ये। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान जो था एक इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, इसलिए इनको कैलीग्राफर बोला गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ठीक है, और मूल संस्करण जो था, यानी जो संविधान का है, वो किसने करा है? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, जो अभी मूल संस्करण, उसका सौंदर्यीकरण, सजावट, ये करा है नंदलाल बोस और विनोद बिहारी राम मनोहर। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं विनोद बिहारी राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति, सौंदर्यात्मक एवं अलंकरण किया गया है, यानी जो प्रियम्बल था वो। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया है। तो मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने करा है? वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा करी है। तो 26 नवंबर से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, शुरुआत हुई 2015 से। अब ये कमेटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है ना, मेजर कमेटीज़। 8 मेजर कमेटी थी या बड़ी समितियाँ थी, जैसे संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। यानी यूनियन पावर कमेटी इसको बोलते हैं, यूनियन पावर कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और राज्यों के लिए जो समिति थी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो 3 तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, संघ शक्ति कमेटी, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, या प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर जी के पास थी। प्रक्रिया नियम समिति, यानी जो एक तरह से रूल ऑफ प्रोसीजर था भाई, ये तो अध्यक्ष थे तो इन्हीं के हाथ में होगी। तो प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी।
तो ये 8 समितियां तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। संघ शक्ति कमेटी नेहरू जी, संघीय संविधान समिति नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी, प्रारूप समिति अंबेडकर जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक पटेल जी। अब ये जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय सलाहकार समिति है, ये 5 सब कमेटीज भी थी या 5 उप समितियाँ भी थी, ये भी पूछी जाती हैं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, है ना, मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, जैसे ये मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के लिए HC मुखर्जी को दिया गया अल्पसंख्यक उप समिति। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो क्षेत्र थे, गोपीनाथ बोरदोलोई को दिया गया। और जो असम के अलावा बहिष्कृत क्षेत्र थे, AV ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, अध्यक्ष का नाम ये ज्ञात नहीं है, तो इसको हटा सकते। तो ये मेनली आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर ये 13 माइनर कमेटीज थी, एक बार सरसरी निगाह मार लेते हैं, अगर पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि 1-2 बार पूछा गया है। जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद, और क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति पट्टाभाई सीतारामैया, कार्य संचालन समिति KM मुंशी के पास थी। झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी झंडा समिति। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति GV मावलंकर, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी, ये सभा के सदस्य नहीं थे, आपको याद रखना है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभाई सीतारामैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर नलिनी रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग SK डार, और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी। ठीक है, इसमें से झंडा समिति कई बार पूछी गई है, तो एक बार थोड़ा सा निगाह मार लीजिए। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखो, कह रहा हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा के कितने सेशन हुए संविधान को बनाने में, तो मैं बताया था ना 26 नवंबर 1949 तक 11वां, पर 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन में 12 है, 12 पे टिक कर लो। ये देखो बढ़िया प्रश्न है, कह रहे इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा सही है। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये नेहरू जी ने पास किया था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान है भाई, तीनों सही है, पर हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति को आप डायरेक्टली कहाँ चुनते हो, ये गलत हो जाएगा। फिर देखो पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, तो ये पंडित नेहरू ने करा था। मैं डेट भी आपसे पूछ लेता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब करा गया, 22 जनवरी 1947 को, जो कि इसमें देखो पूछा गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट करा, तो 22 जनवरी 1947। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, हु इन द बिगनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो किसने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, M.N. रॉय ने 1934 में। प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि भाई भारत की संविधान सभा जो है चुने हुए संविधान मतलब चुने हुए लोगों द्वारा बनाई जाएगी। तो ये किस में था, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या क्रिप्स मिशन। बहुत ही आसान हो गया, क्रिप्स मिशन 1942, है ना। फिर देखो कह रहा कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके तहत एक सीट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, तो अभी बताया था 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। फिर अगला कह रहा है क्रिप्स मिशन जो था उसमें कौन नहीं, कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था, तो स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस था, विलियम वुड्स नहीं था। इसको सॉल्व करो जरा, कह रहा कौन सा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा जो थी, असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार यानी 18+ सभी लोगों ने वोट दिया था, कह रहे हैं। असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन यानी डायरेक्ट चुने हुए लोगों द्वारा असेंबली बनी थी। और असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, बहुत सारी पार्टियां थी इसमें। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटीज, और बहुत सारी कमेटी भी थी। तो बहुत ही आसान है, बहुत सारी कमेटी थी, अभी दिखाई भी मैंने आपको, बहुत सारी पार्टियां भी थी, अभी ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएगा, 3-4 सही है। फिर देखो कह रहा मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉमिनेटेड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड, या इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। आसान हो गया भाई, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, जो 11 लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंसेस थी, उनसे चुने गए थे भाई। फिर कह रहा हुआ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, मतलब कैसे चुने गए थे, हाउ वर इलेक्टेड, डायरेक्टली बाय पब्लिक, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, या बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो आसान हो गया, 11 प्रोविंशियल असेंबलीज ने चुना था उनको।
फिर कह रहा है हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी बताया ना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछ रहा हुआ द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहले चुने हुए चेयरमैन कौन थे? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। फिर कह रहा हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहली मीटिंग यानी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट ही करेंगे ना, सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर पूछ रहा फर्स्ट डे सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने चेयर करा या किसने अध्यक्षता करी? तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। अब देखो ये बढ़िया सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को हुई। इट इज फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट यानी जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने बायकॉट करी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग। तो आप कहेंगे सर पहला तीसरा बिल्कुल सही है, परमानेंट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा, तो 1 और 3 सही हो गया। तो देखो ऐसे आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसके बाद PYQs को लगाओ, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी पॉलिटी ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। और हमारे पेड बैच में जुड़िए, आप पढ़िए हमसे यूपी पीसीएस पूरे नोट्स सब कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ बढ़िया से पीसीएस की RO BO की तैयारी आपको कराएंगे घर बैठे। अब ये देखो असर्शन रीजन का कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा फर्स्ट मीटिंग जो हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 9 दिसंबर 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट इन्वाइटेड। तो भाई यही गलत हो गया, ये तो सही है भाई, ये तो थे ही। अब जैसे ये देखो संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति, इसका प्रेसिडेंट कौन था भाई? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। तो अभी मैंने बताया था ना कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। अब ये आपको मिलान करना है, यूपी से 2025 का ही सवाल है। देखिए संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघीय संविधान समिति ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम तो ये तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष है, उन्हीं का काम होगा ये। प्रारूप बनाना BR अम्बेडकर हो गया, और मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी हो जाएगा, है ना। फिर मूल अधिकार, कार्य संचालन और संघ शक्ति और प्रारूप समिति ये किसके हाथ में होगी? प्रारूप समिति। अभी बताइए, देखो अम्बेडकर जी हो गया। कार्य संचालन का काम किसका हो जाएगा भाई, है ना। और मूल अधिकार समिति ये तो पटेल जी हो गया, है ना। ये क्या हो गया? पटेल जी हो जाएगा। संघ शक्ति कमेटी किसके हाथ में हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगी। हो गया आंसर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हो जाएंगे। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? अम्बेडकर जी को मिला दे तो 7 और सिर्फ अम्बेडकर जी को हटा दे तो 6, है ना। तो यानी 6 हो जाएगा भाई, 7वें तो अम्बेडकर जी थे। जैसे अम्बेडकर हो गए, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, ठीक है। और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे आपके, KM मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे, N माधव राव थे, TT कृष्णामाचारी थे। 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है ये। जैसे ये देखो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों थे, ये नहीं थे, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये डेट बताई मैंने आपको, 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री झंडा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने आपको 13 छोटी कमेटियों में बताया ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछ लेता है इसलिए याद रखना। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखिए आधे घंटे में खत्म कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, चैप्टर की पूरी ग्रेवी, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए पूछी जा सकती हैं, यूपी पीसीएस RO और वेरियस छोटे मोटे टुल्लू एग्जाम में वो सब कवर हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसे ही लगातार इसको फॉलो करिए, सब कवर होगा। ये सारे नोट्स आपको हमारे या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में मिल जाएंगी, या जो नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।